निर्भया केस आपको याद होगा, हाथरस केस आपको याद होगा। ऐसे ही कई तमाम केस हैं जो लाइमलाइट में आते भी नहीं हैं, लोगों तक पहुंचते भी नहीं हैं। ऐसे ही केस को लड़ने वाली जो लॉयर हैं वो हमारे साथ हैं आज, सीमा कुशवाहा जी, जिन्होंने निर्भया केस देखा था, अब वो हाथरस केस पे हैं। कुछ दिन से उनकी सिक्योरिटी के लिए वो जो है लगातार सोशल मीडिया पे लिख रही हैं कि जब हाथरस मामले पर वो जाती हैं तो कई लोग जो हैं आपत्तिजनक लोग हैं, वो लोग इनको घेर लेते हैं, कई लोग जो हैं इनको मारने की धमकियाँ देते हैं। तो ये सिक्योरिटी के लिए लगातार जो है लिख रही हैं, बोल रही हैं। तो इसी पर हम आज बात करते हैं और सीमा कुशवाहा हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुखनायक, थैंक यू सो मच वीना जी कि जिस चीज़ के लिए हम सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, और शायद वो फर्स्ट पर्सन आप हैं कि आपने हमारी इस प्रॉब्लम, इस समस्या को समझा कि एक हम बेटी के लिए, जस्टिस के लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो उस बेटी को जस्टिस मिले, और जिन बेटियों के केसेस मेरे पास हैं तो उनको जस्टिस दिलाऊं, उसके लिए मुझे अपने आप को सेफ रखना भी ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे यहाँ पर मेरा इंटरव्यू करने आए। शुक्रिया मैम। मैम, पहले तो मैं आपकी सिक्योरिटी को लेकर ही बात करना चाहूँगी कि कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे लगातार जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए बात कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जिसमें आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है या आप सिक्योर फील नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ये मुझे खतरा तो जब ये निर्भया केस हुआ उसके बाद मेरे पास हाथरस केस से पहले भी कई ये केसेस आए हैं, उसमें भी मुझे थ्रेट मिला। जैसे दिल्ली में ही एक हापुड़ की बेटी है, उसकी शादी जो है दिल्ली में हुई और दिल्ली में उनके साथ मैट्रिमोनियल हाउस में गैंग रेप किया गया। तो जब उनका केस मेरे हाथ में आया तो उन लोगों ने उस बेटी को डराया, धमकाया और कहा कि जब उनको पता चला कि उनके केस को, निर्भया केस में जो एडवोकेट रही हैं सीमा, वो फाइट कर रही हैं, तो उनका कहना था कि ठीक है, उन चारकों को लटका दिया और मैं तो उस वकील को ही फांसी पे लटका दूंगा, मार दूंगा, ये सब। तो उन्होंने बताया, वो रोने लगी। तो मैंने कहा ऐसे लोग धमकी देते रहते हैं, आप टेंशन मत लो। एक तो वो, दूसरा ये मैटर हुआ है यहाँ का ललितपुर में, 15 साल की बच्ची जो है उसके साथ रेप करके उसका पड़ोसी जो है वो और उसकी वाइफ मिल करके जिंदा जला देते हैं। तो वो केस भी मैं हैंडल कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने ललितपुर में लोकल काउंसिल को रखा हुआ है जो काफ़ी कोऑपरेटिव है। तो उस केस में भी चूँकि वो लोग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिव पर्सन थे, तो मेरे नंबर पे फ़ोन आ रहे हैं कि आप इस केस को छोड़ दीजिए और अदरवाइज़ देख लिया जाएगा, ये झूठा केस है, जबकि वो सारी चीज़ें, उसमें चार्जशीट भी फाइल हो गई है। उसके अलावा अब आते हैं हाथरस केस पे। एक और केस है जो कि बनारस का है, वो अंकित यादव है, उनकी वाइफ को घर वालों ने ऑनर किलिंग का मैटर मार दिया। तो उस लड़की को जिसका मर्डर हुआ था, जो ऑनर किलिंग का मैटर है, उनके भाइयों का फ़ोन आ रहा है हमारे पास में, हमारे हस्बैंड के पास में फ़ोन आ रहा है कि मैम को बोलिए उनका केस ना लेकर के हमारे तरफ से फ़ाइट करें, हमारे साथ इतने एम्प्लॉय काम करते, मतलब इनडायरेक्ट वे में धमकी देना। अब हम आ जाते हैं हाथरस केस पे। हाथरस केस, जब मैं, चूँकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली से हाथरस करीब है 250-3 किलोमीटर्स, तो वहाँ मैं केस अटेंड करने जाती हूँ। वहाँ पर 5 मार्च 2021 को जब पहले दिन सुनवाई, उसमें एविडेंस स्टार्ट होना था, 5 मार्च 2021 को सत्येंद्र जो कंप्लेनेंट है, डिसीज पर्सन का ब्रदर, उसका चीफ होना था, उसका क्रॉस होना था। जैसे ही स्टार्ट हुआ वहाँ पर, और मैं खड़ी हुई थी सत्येंद्र के पास में ही, वहाँ के लोकल काउंसिल भागीरथ जी जिनकी डेथ हो चुकी, वो खड़े हुए थे। तो जस्ट 15-20 मिनट बाद एक पर्सन जो है बहुत ही एग्रेसिव मोड में कोर्ट अंदर आता है, कोर्ट रूम में, और एक एप्लीकेशन है वो जज के तरफ देता है, और मुझे वो उस टाइम घूरता जा रहा है। और जब उसने कुछ बोलना शुरू किया तो वहाँ पर सडनली स्मेल आने लगी, और वो स्मेल थी, वो बदबू जो थी वो शराब की थी। तो जज साहब को उसने लेटर दिया और बोला कि ये प्रोसिक्यूशन का केस है, इसमें प्राइवेट काउंसिल नहीं रह सकता। तो
मुझे लगा कि ये पर्सन घूर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो वो पर्सन जो नाम है उसका तरुण हरी शर्मा, वो उस केस से रिलेटेड एडवोकेट नहीं था, उसका कोई भी वकालतनामा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये बोला कि अगर ये केस जो है आप पहले इसको रीड आउट करके आओ कि ये जो SC/ST एक्ट है या पोक्सो के मैटर है या रेप केस है, इसमें जो भी विक्टिम परिवार है उसको अपनी बात रखने का अपने काउंसिल के थ्रू अधिकार है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस केस को सिर्फ ये सरकार केस लड़ेगी। तो थोड़ी देर वो खड़ा रहा और मैंने फिर जैसा आपको भी बोला कि कोई भी कैसे आ सकता है, तो जैसा आपने फिर उसको बोला कि ये प्रोविज़न है और मैडम कर सकती हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कुछ देर तक उस एप्लीकेशन को जैसा आपने रखा और फिर वो एकदम से झुंझला गया, क्योंकि मैंने लीगल तरीके से उसको काउंटर किया कि ये प्रोविज़न है, आप पढ़ना चाहिए आपको। तो उसका ईगो हर्ट कर गया और बीच में वो ये भी बोला कि दिल्ली से वकीला करके हाथरस में केस नहीं लड़ सकते। तो मैं जितना समझ पाई उसको कि 2-3 एंगल थे वहाँ पर। एक कि ये फीमेल है, तो जो उनका जो पैट्रियाटिक माइंड सेट है कि फ़ीमेल कोई भी आकर के कैसे हम लोगों के बीच में खड़ी हो गई। दूसरा जो मुझे समझ में आया वहाँ पर वो ये था कि उनका हाथरस, मतलब उनका हाथरस डिस्ट्रिक्ट पे पोजीशन है और मैं दिल्ली से जाके केस कैसे लड़ सकती हूँ। तो वो धमका करके चला गया। उसके बाद बोलते हुए गया देख लेंगे और सारी चीज़ें, और बाहर जैसे ही निकला तो मेरी ही कलीग थी नवजोत कौर, जो पंजाब से जो लड़की मेरे साथ इंटर्नशिप कर रही है, वो बाहर जाकर के कुछ बोला होगा कि देखते हैं कैसे हाथरस में आके मुकदमा लड़ते हैं। तो उस जो लड़की थी, जो एडवोकेट हमारी कलीग हैं, उन्होंने उसको बोला कि अगर लड़ना है तो लीगल तरीके से लड़ो, ये डराते धमकाते क्यों हो। उसका जस्ट कोर्ट रूम के बाहर उसकी आर्ग्यूमेंट हुई। अच्छा, वहाँ पर मैंने जो एक चीज़ नोटिस की बाद में कि जहाँ पर वो खड़ा हो रहा करके, तो उसका बैक जो है वो CCTV जो कैमरा लगा हुआ है कोर्ट रूम में उसके साइड है और मेरा फ्रंट आ जा रहा था। तो मैं जो बोल रही थी वो हैंड मूव कर रही थी कि थोड़ा सा गुस्सा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो सब मेरा कैप्चर हो रहा था, उसका बैक साइड से कुछ कैप्चर नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो बोल रहा था उसका रिएक्शन में मैं बोल रही थी। फिर वो पर्सन चला गया, कोर्ट को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद करीब 15-20 मिनट बाद फिर उस तरुण हरी शर्मा के फादर आते हैं, हरी शर्मा, और कोर्ट रूम में आकर के मिडिल में खड़े हो जाते हैं। उनके साथ और 5-6 वकील हैं। कौन सीमा है, यहाँ पर अपनी सीमा में रहें और यहाँ आकर के ज़्यादा ना बने और हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर कोई केस नहीं कर सकता है। तो मुझे भी गुस्सा आया, क्योंकि ठीक है, आप हमसे लीगल तरीके से फ़ाइट करिए ना, हमें ये अधिकार संविधान देता है कि हम भारत की किसी भी कोर्ट में जा कर के अपना केस फाइट कर सकते हैं, विक्टिम के लिए हम खड़े हो सकते हैं। ये हमारा भी अधिकार है और ये विक्टिम का भी अधिकार है कि वो अपना काउंसिल रखेगा, वो किसी को भी काउंसिल रखने का उसको अधिकार है। ये कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन किसको अपना एडवोकेट नियुक्ति करेगा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने जैसा आपको बोला कि ये क्या चल रहा है, ये कोर्ट रूम है क्या है, यहाँ पर तो एक व्यक्ति शराब पी करके धमका के जा रहा है, दूसरा व्यक्ति आ रहा है जब उसका फादर आ रहा है, वो हमें इस तरीके से बोल रहे हैं। तो मैंने भी वहाँ पर उनको रिएक्ट किया गुस्से में कि मैं आऊँगी, हमेशा आऊँगी, और जैसा आपसे मैंने कहा इनको रोकिए, ये कार्रवाई प्रभावित हो रही है। जो स्टेटमेंट सत्येंद्र दे रहा है वो बेचारा इतना परेशान हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है, उसको हम लोग पानी दे रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट यही था कि काउंसिल को डराओ, विक्टिम भी वहाँ पर डर रहा है, जो कंप्लेनेंट है वो सही से स्टेटमेंट नहीं दे पाएगा। जब सही से स्टेटमेंट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि वो केस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर वो सही से बात नहीं अपनी रखेगा। तो ये सब उनका पर्पज़ था। फिर सडनली कोर्ट ने एडजर्न किया हियरिंग को, और जितने वकील थे वहाँ पर, जो कि उस कोर्ट केस में वकील भी नहीं है, 8-10 वकील टोटल, सभी कोर्ट रूम के बाहर निकल गए और धमकी देते हुए निकल गए। राइट, उसके बाद कोर्ट जज साहब को वर्बली उनको ऑर्डर करना पड़ा पुलिस को। पुलिस ने 4 कांस्टेबल के साथ पुलिस ने मुझे घेरे में लिया, कोर्ट रूम के अंदर घेरे में ले करके मुझे और जो भी कंप्लेनेंट था, तब वो हियरिंग कंटिन्यू हुई। और आप सोचिए ऐसे माहौल में वहाँ पर विक्टिम को कैसे जस्टिस मिलेगा। चलो मैं काउंसिल हूँ, एक बार जो उन्होंने बोला मुझे, जबकि पर्सनल अटैक था, कोई लीगल था ही नहीं, लीगल में जो भी था उस पर हम काउंटर कर रहे थे, उस पर आर्ग्यूमेंट दे रहे थे उनको।
ये लोग बाहर चले गए तो कोर्ट जज साहब को खुद इस चीज़ से डर लगा, तभी तो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया। और जो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिली हुई है वो कोर्ट रूम के बाहर रहती है, कोर्ट रूम के अंदर नहीं रहती है। जी, तो यहाँ मेरे कुछ जैसे सवाल मैं जानना चाहूँगी। आपने कहा एक तो आप महिला हैं, इस वजह से वहाँ के लोगों को आपत्ति हुई। दूसरा, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्षेत्रवाद देखने को मिला कि आप दिल्ली से आके हाथरस में केस कैसे लड़ रही हैं। तीसरा, मुझे यहाँ पे कास्ट भी देखने को मिली कि एक नो डाउट वो प्राइड है कि जो हम लोग हैं वो देखिए, ये इस पूरा स्ट्रक्चर जो है इसमें समझने की ये ज़रूरत है कि आखिर कास्ट के प्राइड से क्या लेना देना है। कोई अगर क्राइम हो रहा है तो वो बेटी किसी के भी घर की हो सकती। मैंने तो निकिता तोमर के फादर से भी बातचीत की, उनके भाई से भी बातचीत की, उनके पूरे केस को मैंने डिस्कस किया। बाद में उनको आजीवन कारावास हुआ, उनके मामा ने केस फाइट किया। मेरे पास तो कितना ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, हर समाज की, मुस्लिम, सब लड़कियों के केसेस हैं। तो ये मेल पर्सन अपना प्राइड को लेकर के आ जाते हैं। इस देश के अंदर फीमेल को कास्ट का प्राइड और इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। वो तो अपने घर में अभी भी कैद है, लेकिन पूरा जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, ये किसी के घर की बेटी के साथ चाहे रेप हो चाहे मर्डर हो, लेकिन ये जस्टिफाई अपने पैट्रियार्टिक माइंडसेट से करते हैं कि हाँ, जो वहाँ पर जो पर्टिकुलर समुदाय से जो लोग आते हैं, जो एक्यूज्ड हैं, इनको कोई कैसे सज़ा दिलवा सकता है। हमारा संविधान है, जो क्राइम करेगा उसको सज़ा मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी क्लास का हो, क्योंकि इस देश के अंदर क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन, हर चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसी को लेकर के हमने जो है, चूँकि वहाँ पर हमने कम से कम 4-5 वकीलों से बात की जब मैं वहाँ से निकली, क्योंकि अपने आप को सिर्फ हाथरस की बात है उस दिन 5 मार्च की। और हमारे साथ अब सोचिए, जो लड़की पंजाब से आ रही हैं, जो हमारी कलीग हैं, रिसेंटली उनका लॉ कंप्लीट हुआ, उनके कितने सपने हैं कि हम सीमा मैम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करेंगे, अब बेटियों को प्रोटेक्ट करेंगे। और भी हमारे साथ यूथ थे, एक लड़का हेमंत है, वहाँ बिहार से हैं, और कई एक लोग हैं, प्रदीप जी वो उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से संदीप जी थे, कई एक लोग थे जो यूथ हमारा एडवोकेट हैं जो लोग, वो उनके अंदर क्या मैसेज आएगा, डर बैठेगा कि नहीं इस तरीके के केसेस नहीं लेने हैं। तो जस्टिस के लिए कोई अगर फाइट कर रहा है, या जो भी एडवोकेट्स फाइट करते, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, सब लोगों का अपना अपना तरीका है काम करने का, मेरा अपना तरीका। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर नोटिस की कि उसके बाद जब वहाँ से निकले, मैंने 4-5 एडवोकेट्स को बात की कि आप, मैं चाहती हूँ कि ये कंप्लेन जो है मैं दे रही हूँ और आप हमारा केस हाथरस में फाइट करें, क्योंकि मैं अपनी केस की खुद काउंसिल नहीं हो सकती। बीना जी, एक सिंगल वकील तैयार नहीं हुआ। जैसे ही मैंने नाम लिया कि किसके खिलाफ, तो वही तरुण हरी शर्मा बोले ऑलरेडी मैम उनके पास तो उसके ऊपर 2-2, 3-3 मर्डर के केस हैं और 1-2 में शायद वो एक्विटल भी हो चुका है। मैं फिर उसके बाद जो है मुझे लगा कि बेटर हमारे लिए ये है, जब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्यों ना मैं, जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी हाई कोर्ट के लिए कि जो भी अब केस, हाथरस केस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कंप्लेन या कुछ भी, वो लखनऊ बेंच देखेगी। तो मैंने फिर लखनऊ बेंच में जो है 19 तारीख को सुनवाई थी, 19 मार्च को मैंने हाथरस डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पर एक कंप्लेन दी उस पूरे इंसिडेंट की। और मैंने उस दिन भी, जिस दिन ये 5 मार्च का इंसिडेंट था, उस दिन मैंने कोर्ट में उन जज साहब को ये बोला कि जो ये सीसीटीवी फुटेज है वो मुझे चाहिए, और इसको मैंने उनको वर्बली भी बोला। बाद में 16 की जो डेट थी उसमें भी एप्लीकेशन मूव की कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया, हमारी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं की गई। जब ये 18 तारीख को उन्होंने एप्लीकेशन हमारी ली है डिस्ट्रिक्ट जज ने, उसी को लेकर के सत्येंद्र ने आईए फाइल किया, कंप्लेनेंट जो हैं सत्येंद्र ने, उन्होंने सारी बात लिखी, उसमें मेरी कंप्लेन को भी एनेक्चर बनाया गया। हाई कोर्ट ने मैटर को कॉग्निजेंस लिया और डिस्ट्रिक्ट जज से स्टेटस रिपोर्ट मंगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, तो ये सुनवाई नहीं हुई। लास्ट डेट जो गई है इसमें 26 अगस्त को हाई कोर्ट माननीय लखनऊ बेंच में सुनवाई थी, स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी थी। जब वहाँ पर हम लोग गए तो वो जो स्टेटस रिपोर्ट है माननीय न्यायालय ने उसको पढ़ा बेंच ने, और ये कहा कि जो भी वहाँ इंसिडेंट हुआ है उसको डिनाई किया है डिस्ट्रिक्ट जज ने। अब जो विक्टिम है
उससे नहीं पूछा गया। कोई स्टेटस रिपोर्ट क्या हमेशा फेयर लगाएगा? हमारे साथ जो 4-5 कलीग्स थे उनके किसी के स्टेटमेंट दर्ज नहीं हुए। वहाँ विक्टिम का जो कंप्लेनेंट था उसका दर्ज हुआ, उनकी मदर जो थी उस दिन उनका दर्ज हुआ, जो लोकल काउंसिल थे उनका भी दर्ज हुआ, हमारा भी स्टेटमेंट दर्ज किया जब उन्होंने को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी थी। और जैसा डिस्ट्रिक्ट जज का ये भी कहना है कि जो है कैमरा हमने CCTV फुटेज हमने देखा है। अब CCTV फुटेज उन्होंने देखा, उन्होंने क्या परसेप्शन बनाया, जब तक मैं नहीं देखूंगी मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? तो वो फिर पिटीशन जो थी वो डिसमिस हो गई। फिर जब वो डिसमिस हो गई तो उस बीच में, उस दौरान जो भी 5-6 हियरिंग हुई, तो उन हियरिंग में मैंने एग्जम्पशन मांग लिया, मतलब कोर्ट में अपीयर नहीं होंगे विक्टिम परिवार जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर देगा। जब हाई कोर्ट ने ये 26 अगस्त को डिसाइड कर दिया तो फिर अगली जो डेट थी वो थी 2 सितंबर, जिसमें मैं फिर गई अपीयर होने, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और उससे पहले क्योंकि हमें कहीं से कोई सुरक्षा नहीं मिली, मेरा केस जो है ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो मुझे अपने लिए, क्योंकि मैं फ़ाइट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सुरक्षा चाहिए। जब कोर्ट रूम में ये सब हो रहा उसके बावजूद भी नहीं मिले, तो मैंने सोशल मीडिया ट्विटर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन लोगों को टैग करके लिखा कि ये सारा इंसिडेंट हुआ था, मुझे सुरक्षा चाहिए। तो उसको लेकर के जब मैं गई 2 को, तो मुझे कहीं सुरक्षा वैसी नहीं दी गई है। वो कोर्ट प्रमाइसिस में जो कि हमेशा से रहती थी पुलिस, वो पुलिस थी। कोर्ट रूम में भी 3 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल लेडी खड़ी हुई थी। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मुझे पता चला, SHO ने बताया कि जज साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सर जो भी सुरक्षा है मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हाथरस बॉर्डर तक एटलीस्ट छुड़वाएं, हाईवे तक छुड़वाएं। तो वो हाईवे तक मेरे साथ स्कॉट करती हुई पुलिस नहीं आई, वो हाथरस बॉर्डर तक आई, जबकि हाईवे काफ़ी दूर है। और एरिया अगर आप कभी गए हो वहाँ, आपने देखा होगा कि वहाँ पर अगर कोई किसी को अटैक करता है तो ना तो हमारे पास कोई सोर्स नहीं है अपने आप को सेव करने का। तो ये सारा उस दिन 2 को हुआ। फिर अभी 9 मार्च को जब मैं गई, 9 सितंबर को अभी रिसेंटली हियरिंग ख़त्म हुई, उस दिन गई, तो उस दिन मैं कोर्ट रूम में थी। हियरिंग थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई वहाँ पर। तो हमारी कलीग्स ने बताया कि मैम यहाँ पर बहुत सारे अराजक तत्व घूम रहे हैं ऐसे जो कि सस्पेक्टेड हैं। मैंने कहा आप इमीडिएटली SHO को बताइए। उन्होंने बताया हमारे कलीग ने, तो वहाँ पर पुलिस थोड़ी सी अलर्ट हुई। अब बात ये है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं विक्टिम के जस्टिस के लिए, कि अब मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कलीग्स को बोलूं आप अलर्ट रहना, ये सब, क्योंकि वो लोग भी मुझे कोऑपरेट करते हैं, राइट। वहाँ से जब हम निकले, एक इनोवा गाड़ी ने हमें फॉलो करना शुरू किया और वो इनोवा गाड़ी हमें फॉलो कर रही थी। उसने किया हाथरस बॉर्डर तक करीब। तो उससे पहले ही मैंने जो गाड़ी में आगे स्कॉट कर रही थी, पीछे से तो कोई गाड़ी नहीं थी, हमारे साथ 3 कलीग थे हमारे। मुझे कुछ हो जाता है चलो ठीक है, वो बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, आगे कुछ करना चाहते हैं, हम ऐसे कैसे उनकी जान जोखिम में डाल देंगे। तो वो स्क्वाड वाली गाड़ी आगे काफ़ी निकल गई थी, उनको रुकवाया कि ये गाड़ी इनोवा है, हमें फॉलो कर रही है इतनी देर से, ये लोग वीडियो भी बना रहे हो। वो लड़के जो हैं इस तरीके का उस गाड़ी में था कि अटैकिंग मोड में थे। तो फिर हमारी गाड़ी भी रुकी, पुलिस की भी रुकी। वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैडम हमारा तो बॉर्डर यहीं समाप्त हो रहा है, आगे हम नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा आपके सामने ये गाड़ी जा रही है ना, आप ड्यूटी कर रहे, फॉर्मेलिटी हो गई ना। फिर तो मेन पर्पज़ है आपको प्रोटेक्ट करना हमें, तो वो आपको अगर हाथरस बॉर्डर ख़त्म हो गया तब भी करना पड़ेगा हमें। आप बीच में कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे, और जबकि मेरे सर पर ये सारा चीज़ मंडरा रहा है, जो माहौल है हमारे लिए डेंजरस बना हुआ है। तो करीब आधे घंटे हम लोग रास्ते में रुके, उन्होंने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, मथुरा SP को, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर उन्होंने SP साहब से बात की, अयूब खान जी मेरे साथ थे, उनको सब पता है ये इंसिडेंट। और मैं हाथरस पुलिस पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, उन्होंने मुझे एस्कॉर्ट करके वहाँ तक लाए, लेकिन जितना सफिशेंट मुझे चाहिए था पुलिस,
कि कम से कम हमारी गाड़ी अगर बीच में है तो 4 लोग पीछे, 4 लोग आगे हो सकते हैं। तो यहाँ क्या प्रशासन का जो है आपको मतलब उस तरह से सहयोग नहीं मिला जिस तरह से आप जी देखिए, सहयोग उनको खुद पता है ये चीज़ कि किसी को सिक्योर कैसे रखा जा सकता है। फॉर्मेलिटी करने से नहीं होता है कि हमारी 4 लोगों की गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी चल रही है एस्कॉर्ट करते हुए, जो गाड़ी पीछे से आकर के कुछ भी अटैक कर सकती है हम पर, तो उसके लिए कैसे, ये तो वो बेटर जानते हैं क्योंकि वो उनका सिक्योरिटी का काम है। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे जो कलीग्स हम लोग जाते हैं, जो जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं, जो कि थ्रेट मिली हुई है, अदरवाइज तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम काम तो कर ही रहे हैं अपना, लेकिन जब सामने से थ्रेट आएंगी तो हर इंसान बरीड होगा। ठीक है, हमारे पास और भी बेटियों के केसेस हैं सारे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कुछ होने पे उनकी उम्मीद टूटे। अदरवाइज इस दुनिया से जाना एक दिन सभी को है, तो उसके लिए तो मैं तैयार ही बैठी हुई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिनकी उम्मीदें हैं वो भी टूट रही हैं। तो इसलिए फिर मैंने आकर के पोस्ट लिखा, वो सारा इंसिडेंट उस दिन का लिखा है, ये सारा उस दिन हुआ है जी। तो ये क्या आपको हाथरस मामले पर ही मिली है या इससे पहले भी आपको धमकियां मिलती रही हैं? धमकियां और भी मामलों में मुझे मिली हैं, और हाथरस केस में कोर्ट रूम में मिली है। मेरे हस्बैंड हैं, उनके फ़ोन पर स्पेशली लोग मैसेज कर रहे हैं कि सीमा मैम इन्हीं लोगों को फांसी कराती हैं, इनका ही केस क्यों लड़ती हैं, जबकि मैं एकदम से न्यूट्रल हूँ। मैंने आज तक अपने केस में किसी भी विक्टिम से जो मेरे पास आया होगा, ना उसकी कभी कास्ट, ना उसकी कभी रिलीजन, ना उन कुछ भी नहीं पूछा, और ना मैं पूछना चाहती हूँ। जी सीमा जी, आपने बीच में कई बार जो है तरुण हरी शर्मा का नाम लिया। ये तरुण हरी शर्मा कौन है और जो बार बार आपको वहाँ पर काउंसिल हैं, लोकल काउंसिल हैं। देखिए, जब वो कोर्ट रूम में आकर के एप्लीकेशन दे रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, क्योंकि वो काउंसिल ही नहीं थे हमारे केस में। हाथरस जो केस चल रहा है, जो उनके फादर आए उनका भी नाम नहीं पता था। जब बाद में मैं निकली तो मैंने लोगों से पता किया कि ये थे कौन लोग जो हमें धमका करके गए हैं, और वहाँ पर भी उसी टाइम जो लोकल काउंसिल थे हमारे, भागीरथी जी जिनकी डेथ होगी, मैंने पूछा इनके ये कौन लोग थे जो इस तरीके से धमका रहे आकर के, ये तो बड़ा ख़राब माहौल यहाँ हो रहा है। तो अब उन्होंने मुझे बताया कि ये लोग थे। फिर बाहर भी लोगों ने कहा कि हाँ, ये तो ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं और इस तरीके से करते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने देखा तो उसमें आप लोगों का सहयोग किया, उन्होंने उनको कुछ जो है उस पर कार्रवाई की? देखिए, उस दिन तो पुलिस प्रशासन कोर्ट रूम के अंदर बाद में आया, जब जज साहब को ये लगा कि ये कोर्ट रूम में भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ऑर्डर किया। SHO साहब आए और उन्होंने 4 कांस्टेबल को, सत्येंद्र जो भी कंप्लेनेंट था, इनकी हम लोगों की सिक्योरिटी के लिए उनको खड़ा किया कोर्ट रूम के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो पिटीशन डिसमिस हुई तो बहुत सारे सवाल हैं मन में कि आखिर कुछ अगर इशू था ही नहीं तो फिर क्यों कोर्ट रूम के अंदर 4 कांस्टेबल क्यों खड़े हुए। तो अभी आपकी प्रशासन से क्या बात चल रही है? अभी क्या? अभी जो मैंने 9th को जो इंसिडेंट हुआ, जो इनोवा गाड़ी और जो अराजक तत्व तो वहाँ पर कर रहे थे, घिराव करने की कोशिश कर रहे थे या कुछ भी अटैक कहीं से भी कर सकते थे, तो और ये पुलिस को भी सारी चीज़ें पता हैं। तो उसके बाद मैंने आकर के एक फेसबुक पोस्ट लिखा, क्योंकि सिक्योरिटी तो हम उससे पहले से भी मांग रहे थे। तो वो फेसबुक पोस्ट जब मैंने लिखा तो उसको लेकर के इन लोगों ने मुझे, जो लोकल हाथरस पुलिस है, इन्होंने ट्विटर पर मुझे टैग करके लिखा कि आपको इतनी इतनी सिक्योरिटी दी जा रही है, सारी चीज़ लिखी। तो मैंने उनको लिख दिया कि ये सिर्फ हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये मेरा सिक्योरिटी का इशू, मैं लखनऊ भी हाथरस केस जो क्रिमेशन वाला है लखनऊ बेंच में अटेंड करने जाती हूँ, वहाँ पर मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो वो उसको अपने से रिलेट करके सिर्फ देख रहे हैं कि हम पर ये ब्लेम लगा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी सिक्योरिटी, तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में जब यहाँ निकलती हूँ तो अगर किसी को अटैक करना है, किसी को, वो कहीं पर भी कर सकता है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री जी और को स्पेशली टैग किया था, क्योंकि अगर सिर्फ हाथरस का होता कि एक केस है और मैं हाथरस में ही रहती हूँ तो कोई इशू नहीं होता, चलो हाथरस पुलिस हमें कोर्ट से मेरे घर तक पहुँचा जाती। लेकिन यहाँ तो हम तो पूरे देश में घूम रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब निर्भया केस फाइनल हुआ तो उन्होंने नारी शक्ति को नमन किया। तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, आपने शायद सीमा को ना रिकॉग्नाइज किया हो, लेकिन मैं तो यही समझ रही थी कि आपने हमें भी नमन किया है, हमें भी अप्रिशिएट किया है मेरे काम को। तो
तो इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत टाइम के लिए नहीं, एक शॉर्ट टाइम के लिए तो सिक्योरिटी दे ही सकते हैं। तो क्या आपने जब टैग किया तो कहीं शासन से कुछ आया आपको सिक्योरिटी के लिए, या कुछ आश्वासन मिला कि आपको जब नहीं, सिक्योर? मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है, सिर्फ हाथरस पुलिस ने मुझे रिप्लाई किया है। और हाँ, आज मेरे पास हाथरस पुलिस की तरफ से ही ये मुझे पता चला है, अभी हमारी कलीग से बात हुई है क्योंकि उन लोगों के भी नंबर थे हाथरस पुलिस के पास, तो पता चला है कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो है बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ आपका जो घर है वहाँ से दिल्ली से हाथरस तक आएगा और आपको ड्रॉप करेगा। 24 घंटे के लिए है या सिर्फ पर्टिकुलर डेज के लिए है। अब आप सोचिए कि मैं एक गाड़ी में जा रही हूँ, मेरे 3 कलीग्स उसमें बैठे हुए हैं, अब हम सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ बैठा लेंगे, और एक सिक्योरिटी गार्ड 4 लोगों की कैसे सुरक्षा कर लेगा? मेन आपको मुझे सुरक्षित करना है, तो मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि हमारे जो कलीग्स आ रहे हैं हम उनको प्रोटेक्ट ना करें। उसके लिए तो हमें आगे आकर के अगर कुछ भी होता है तो मैं उनको पहले प्रोटेक्ट करूँगी। तो इस चीज़ को देखिए, इसमें हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है कि हमें आप सेफ नहीं कर रहे हो, सिक्योर नहीं कर रहे हो। ये लड़ाई कलेक्टिवली है जो पुलिस को सहयोग करके और हमें फाइट करना है, जस्टिस को प्रिवेल करना है। कैसे करेंगे? ये तो हाथरस पुलिस हो गई या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस हो गई या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी को लोग बहुत पसंद करते, तो वो हर चीज़ से अवेयर हैं, ठीक है, तो वो इस चीज़ को शायद समझते हैं और मुझे लगता है कि एक कांस्टेबल कैसे मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा जी, तो वो इशू स्टिल बना हुआ है। अभी मेरा एक आखिरी सवाल कि आपको जिस तरह की धमकियां मिलती हैं, क्या दिमाग में कभी डर लगता है या फैमिली आपको कहती है कि नहीं अब इस तरह के केस लड़ना बंद कर दो, इतनी धमकियां मिल रही, कल को कुछ हो जाएगा? तो देखिए, मुझे वीना जी बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है इटावा, और इटावा का भी जो मेरा गांव है वो है चंबल का एरिया। ये बेटी जो आज आपसे बात कर रही है, ये अपने गांव की पहली ऐसी बेटी है जिसको 8th क्लास के बाद 9th क्लास में जिसने जिद करके परमिशन ली थी पढ़ने की, और 2.5 किलोमीटर मैं पैदल भी जाती थी अपना स्कूल डेली। जो बच्ची 16-17 साल की होगी वो 2.5 किलोमीटर पैदल जाना, 2.5 किलोमीटर आना। उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन किया है मैंने, वो किया है करीब मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर स्कूल था। सुबह बिना खाना खाए अपने स्कूलिंग के कॉलेज की वजह से मैं भाग जाती थी कि मुझे पढ़ाई के लिए जुनून था और उसके लिए कुछ भी मैं सहन करने को तैयार थी। तो मुझे डर ना तब लगा था ना मुझे आज लग रहा है। मुझे बस ये लग रहा है कि जिन लोगों के केस में फ़ाइट कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरे पास हज़ारों नहीं, हज़ारों 50,000 मैसेज पड़े हैं बेटियों के, जो मुझे मैसेज करती, मैम आपसे इंस्पायर होती हूँ, मैम मैं इंजीनियर बनना चाहती थी लेकिन मैंने LLB करना शुरू कर दिया, मैं अब एडवोकेट बनूंगी। मेरे साथ पंजाब की लड़कियां आकर के, मेरे साथ बिहार से बेटियां, मेरे साथ कहाँ के यूथ आकर के जुड़ करके काम कर रहे हैं का। तो वो होप को मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर कुछ भी होता है तो वो ख़त्म हो, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही हूँ। और देखिए, ये चीज़ सच है कि एक दिन जाना सभी को है, लेकिन क्यों ऐसे हम क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट ना करें? ये जीना भी तो हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसको इंश्योर जब हमारे कानून, लेजिस्लेचर है, सब कुछ है, हमारा संविधान है, तो वो देता है कि हर व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने का राइट है। अगर थ्रेटनिंग इशू है तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कहना चाहूँगी कि कंगना राणावत जी को अगर सिक्योरिटी 22+ मिल जाती है तो ठीक है। ये बेटी जो है कोई एक्टर नहीं है, लेकिन रियल ज़िंदगी में कुछ कर रही हूँ अगर मैं, और आपके ही देश की 49% आबादी की अगर मैं आवाज़ बन के कुछ करना चाहती हूँ, यूथ हमसे जुड़ा है, तो उनकी होप को मत मारिए। एक छोटा सा और सवाल, आपने अराजक जो लोगों की बात की थी, वो आपको कैसे पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये अराजक हैं या आपको हानि पहुँचा सकते हैं? आप अगर किसी भी एरिया से निकल रहे हैं, कहीं से भी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आसपास के लोगों की एक्टिविटी से। और जहाँ पर कलेक्टिवली 10-15 लोग आ करके और आप उनके चेहरे से अगर आपका नज़र मिलता है, उनको देखेंगे, तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जब निकलती हूँ, जैसे लंच टाइम निकली, तो फ़ोन पर सराउंडिंग लोग बैठे हुए हैं, इधर उधर फ़ोन पर बात हो रही है, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब ये निकले हैं, अब ये जा रहे हैं, हर चीज़, वो सारा चीज़। तो
और वो चीज़ हमारे साथ हो चुका है ना कोर्ट रूम में, तो और वो अभी भी माहौल वहाँ पर बना हुआ है, जो बच्चे हैं उनको भी समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और एक गाड़ी जो लगातार हमें फॉलो कर रही है और फिर पुलिस को रुकवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और फिर वो आगे गाड़ी चल रही है, अगर हमारी गाड़ी रुक रही तो फिर वो गाड़ी रुक जा रही है, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और ऐसा माहौल लग रहा है कि ये लोग किसी भी टाइम अटैक कर सकते। तो वो सब तो विजुअल्स हम लोगों को दिख रहे थे, हमारे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, हमारे कलीग्स ने किया हुआ है सब। ऐसा नहीं कि हम कोई भी बात बहुत हल्के में कर रहे हैं। जी, हमारे साथ सीमा कुशवाहा थी और आपको पता होगा इन्होंने जो है निर्भया केस देखा, अब हाथरस केस देख रहे हैं, ऐसे इन पे सैकड़ों केस हैं और निर्भया केस इनका पहला केस था अगर मैं गलत नहीं हूँ। का जी, जो ऑन पेपर केस था वो निर्भया केस मेरा पहला केस था। जी, उसी से जो है इनको एक नई पहचान मिली और उसके बाद जो है तमाम केस आने लगे। हम लोगों ने अभी जो है सीमा जी की सिक्योरिटी की बात करी, जहाँ कंगना को उनके एक कहने पर Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है, हाई सिक्योरिटी उनके आगे पीछे घूमती है। वहीं जब इस देश की बेटियां कुछ करने निकलती हैं तो उनको एक महिला की वजह से पीछे धकेला जाता है। कास्ट एंगल तो है ही, और जब हम सीमा जी के जब केस देखते हैं तो उसमें तो क्षेत्रवाद भी दिखाया जाता है कि एक कहीं से आकर दूसरी जगह आकर कोई कैसे केस लड़ सकता है। तो ये सारी हमने बात की। हमारे साथ सीमा कुशवाहा थी। तो आप देख रहे थे द मूक नायक मीना कोटवाल के साथ।